मैं उड़ीसा स्टेट से अग्निवीर वायु में ऑल उड़ीसा रैंक 1 हूँ। अग्निवीर वायु एक्स ग्रुप में ऑल उड़ीसा रैंक 4 हूँ और मेडिकल असिस्टेंट में ऑल इंडिया रैंक 5। उसके बाद सर मैंने जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम दिए सारे क्लियर हुए। इंडियन एयरफोर्स दिया वो क्लियर हुआ, इंडियन नेवी दिया वो क्लियर हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड दिया वो क्लियर हो गया। जो क्वेश्चंस आपके बने नहीं है, जिन क्वेश्चंस में मिस्टेक है, उसको एक सेपरेट नोटबुक बना लो। वेरी गुड। उसमें वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो मॉर्निंग में या तो रात को सोते समय। वो एक बार और देख लो तो वो आप 80 से 100 और जल्दी पहुंच जाओगे। गाँव में तो ज़्यादा पढ़ने को ये बोल जाते हैं, तू पगला जाएगा। उस टाइम में सर काफ़ी रोई हूँ मैं, संभाला खुद को, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। सर मैं क्योंकि विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे लड़कियों की हालत बहुत ख़राब है सर। मैंने देखा अपने गाँव में 2 लड़कियों की शादी हुई है 13 साल की, और सर उनके हस्बैंड की एक की एज थी 34। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे बीच में हैं एयरफोर्स 1 2026 की परीक्षा में सफल हुए वो सभी साथी जिन्होंने अपने अपने स्टेट में रैंक 1 पाई है। और ये आप सभी जानते हैं कि अगर रैंक 1 पाई है तो ज़रूर उसके पीछे इनकी एक बेहतर तैयारी रही होगी। और जब आप सभी तैयारी करते हैं ना तो बहुत सारी मुसीबतें सामने आती हैं, और ऐसा नहीं है कि इनके सामने वो मुसीबतें नहीं आई होंगी, ज़रूर इनके सामने भी वो मुसीबतें आई होंगी। तो आज हम इनकी जुबानी जानना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने इन मुसीबतों को पार किया, कैसे उनकी तैयारी रही, ताकि अगर आपकी भी वो प्रॉब्लम्स हैं तो उनका समाधान हो जाए और आपको भी एक भरोसा पैदा हो सके कि हाँ, हम भी सेलेक्ट हो सकते हैं और हम भी अपने स्टेट में रैंक 1 ला सकते हैं। तो साथियों, आज मैं आप सभी से जानना चाहूँगा सारी चीज़ें, वो जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप सभी अपने बारे में बताएं, कैसे कैसे आपने तैयारी की, कहाँ से आप हैं, क्या नाम है। हालांकि आपका स्टेट तो आपके टी शर्ट पे छपे हुए शब्द ही बता रहे हैं और रैंक 1 भी उस पर लिखा हुआ है। तो आप सभी एक बार अपना नाम बताएंगे और किस किस स्टेट से हैं और कैसे आपने तैयारी की। फिर मेरे कुछ प्रश्न हैं जो बच्चे मुझसे ना कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि उनके समाधान आप सभी ने कैसे किए। तो 1 बाय 1 पहले एक बार आप सभी अपना परिचय देंगे प्लीज़। सर मेरा नाम रजनीश राय है। मैं उड़ीसा स्टेट से अग्निवीर वायु में अग्निवीर वायु इंटेक 1 2026 में ऑल उड़ीसा रैंक 1 हूँ। एक अग्निवीर वायु एक्स ग्रुप में ऑल इंडिया रैंक ऑल उड़ीसा रैंक 4 हूँ और मेडिकल असिस्टेंट में ऑल इंडिया रैंक 5 हूँ। तो आपकी मेडिकल असिस्टेंट में नॉर्थ ईस्ट जोन में उड़ीसा से रैंक 5 है। 5 है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपकी रैंक 4 है और एयरफोर्स वाई ग्रुप में आपकी उड़ीसा से रैंक 1 है। बहुत बढ़िया। तो बताइए आशीष, आपने कौन से बैच से तैयारी की, कैसे तैयारी की? सर मैं तो वैसे ब्रह्मास्त्र बैच से तैयारी किया था और ब्रह्मास्त्र जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलती थी। ओके, मैराथन क्लास एक्स और वाई दोनों के लिए। यस सर। ओके, अच्छा यार, मैं जानना चाहूंगा कि मतलब बच्चे एक ग्रुप की ही ठीक से तैयारी नहीं कर पाते, आपने दोनों की कैसे कर ली? सर वो पहले से एनडीए का प्रिपरेशन था। हाँ। और उससे मैराथन से रिवीजन सब हो जा रहा था, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा था। जो कॉन्सेप्ट पहले से भूल गए रहेंगे वो सब का रिवाइज हो जा रहा था। और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो कि आगे चल के एग्जाम में हेल्पफुल हुए हैं, वो सब भी नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले थे। बहुत बढ़िया। और जैसे कि हम सब बोल सकते हैं कि मैं एनडीए का तैयारी किया था, तो वायु ग्रुप का मैथ थोड़ा बहुत अंतर था। हाँ बिल्कुल। तो उसका मैथ मेरा पकड़ में नहीं था। हाँ। बट जब ब्रह्मास्त्र बैच से तैयारी किया तो वो आसानी से निकल गया। हाँ, मतलब उसी से आपका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग हो गया था। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी एक एक बार सब बता देंगे कि उन्होंने तैयारी कैसे की, फिर मैं अपने सवाल आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? सर। तो प्लीज बताएंगे आपने कैसे तैयारी की। जैन सर, मेरा नाम आशीष गुप्ता है एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। माय ग्रुप इज वाई एंड आई एम दिल्ली रैंक 1। वेरी गुड। मैंने प्रिपरेशंस वायु बैच से स्टार्ट करी थी अपनी। वेरी गुड। एक्चुअली मेरा जो मैथ का था 11th-12th में मेरे पास टेक्निकल मैथ थी। ओके। तो जब कॉम्पिटिटिव मैथ्स मैंने पहली बार देखी थी तो मैं आई थिंक कि मैं कहाँ आ गया, मतलब ये कौन सी मैथ्स है मैंने जो अभी तक नहीं पढ़ी। लाइक रिग्रेट फील हुआ कि मतलब ये मैथ हमने क्यों नहीं पढ़ी अभी तक, और ये कौन सी मैथ है, क्योंकि मॉक में कम नंबर आना मैथ्स बैकग्राउंड होने के बाद एक बहुत शेमफुल बात हो जाती है। वो वाई ग्रुप वाली मैथ थी। वाई ग्रुप की 11th और 12th में तो आ रहे होंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, और वहाँ आ रहा है प्रॉफिट लॉस। यस सर। बिल्कुल। सो आई वाज लाइक ये मैंने कौन सी मैथ्स पढ़ी नहीं अभी तक। हाँ। उसके बाद फिर मैंने राकेश सर से थोड़ा बहुत उनका यूट्यूब पे पहले उनकी प्रीव्यू देखा था मैंने। ओके। यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियो देखी उनकी, पास्ट जो वीडियोस थी वो उससे मैंने कनेक्ट हुआ कि हाँ, मैंने और अदर प्लेटफॉर्म्स की वीडियो भी देखी थी मैथ्स में बैच परचेज करने से पहले, लेकिन राकेश सर इज द वन जिनसे मैं कनेक्ट कर पाया। तो मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन उनसे करी एंड आगे का सर राकेश सर तो है ही बहुत ग्रेट। हाँ, मेरे हिसाब से आपको राकेश सर की पढ़ाई इसलिए ज़्यादा समझ में आई क्योंकि आपको जीरो से सीखना था। राइट। और शायद वो जीरो से सिखाने के लिए जाने जाते फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया।
अभी साक्षी बताएंगे आपको कि उन्होंने तैयारी कैसे की। प्लीज साक्षी। Sir, first of all, thank you for giving me chance. Thank I you. am Sakshi Malan and I am rank 1 from UP. Very I good. belong from village Takipur, which comes under district of Aligarh, Uttar Pradesh. वेरी गुड। सर, तैयारी की बात करें तो सर मैंने रिटर्न की तैयारी वायु बैच से की वेरी गुड। ऑनलाइन। वेरी गुड। और सर फेज 2 की बात करें तो मैंने यहाँ पे आके ऑफलाइन वेरी गुड। तैयारी की। मैं बैच सेकंड के लिए आई थी यहाँ पे। ओके, मतलब ऑनलाइन की तैयारी, रिटर्न एग्जाम की तैयारी ऑनलाइन आपने वायु बैच वायु के बैच साथ में, और फेज 2 की तैयारी आपने ऑफलाइन बैच के ऑफलाइन साथ में की है। और सर मैंने जो पहले तैयारी की थी वो एनडीए के लिए तैयारी की थी। ओके। तो सर उसके बाद में उसमें मेरा नहीं हुआ, मेरा रिटर्न क्लियर हो गया लेकिन मेरा एसएसबी क्लियर नहीं हुआ, मैं कॉन्फ्रेंस आउट थी। हाँ। तो उसके बाद में मुझे एक भैया ने बताया कि तुम एयरफोर्स के लिए ट्राई कर सकते हो। ओके। और आपके चैनल के बारे में भी मुझे उन्हीं से पता चला। वेरी गुड। तो मैंने वहाँ से आप यूट्यूब से पढ़ाई की मैंने रिटर्न के लिए, क्योंकि जो थी ना उसमें रीजनिंग वगैरह भी, रीजनिंग थी और जनरल मैथ था, Very वो good. मुझे समझ में नहीं आता था बिल्कुल भी। हाँ। तो सर मैंने स्टार्टिंग की उसको पढ़ने के लिए, लेकिन सर टाइम कम था मेरे पास। ओके। लगभग 15 दिन थे, तो मैं उसको कवर नहीं कर पा रही थी दोनों, एक्स और वाई के लिए। हाँ। तो मैंने वाई को लीव किया और मैंने एक्स को पकड़ के रखा। वेरी गुड। तो उसकी वजह से सर मेरी रैंक 1 आई और उसके में मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए। कितने मार्क्स हैं? 54। 54। वेरी गुड, आउट ऑफ 70। यस सर। बहुत बढ़िया, गर्ल्स में ये काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद एवरीवन। सर मेरा नाम आदित्य यादव है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं एक्स ग्रुप से रैंक 1 हूँ दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। तो आप हैं दिल्ली से वाई ग्रुप से रैंक 1 और भाई हैं दिल्ली से एक्स ग्रुप से रैंक 1। वेरी गुड। रैंक 1 यही है। हाँ हाँ। ओके सर। फिर सर मैंने 12th के बाद जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो 1-1.5 साल तो ऐसे लगे, कोई बताने वाला ही नहीं था। घर में पहले ही कोई था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, घर में पहले ही था अपना। हाँ। ठीक। फिर उसके बाद कोई बताने वाला नहीं था। फिर मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें अच्छा। हाँ, जिसमें आपने कहा था कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने हैं तो 4 पॉइंट याद रखो। बिल्कुल। पहला कोई भी बैच ले लो, किसी से भी बैच ले लो, उसको सिलेबस कंप्लीट कर लो। वेरी गुड। उसके बाद दूसरा प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। ठीक है। तीसरा रिवीजन बहुत मस्ट है, Very बहुत good. जरूरी है। हाँ। चौथा था मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट। ठीक। हाँ। उसके बाद मैंने आपका एक बैच आया था कॉम्बो, वेरी गुड। लास्ट ईयर आया था वो। हाँ। फिर मैंने उससे पूरा आपका सिलेबस कवर किया, हाँ। प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस सेट आपके फ्री चलते थे यूट्यूब पे, वो स्टार्टिंग से ही हाँ। चलते थे। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने रिवीजन करता रहा साथ ही साथ, और फिर ये मॉक टेस्ट देता था। हाँ। तो मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में मैंने गलती क्या करी थी ना, मैं एनालाइज नहीं करता था। मैंने मॉक टेस्ट दिए और मेरे नंबर देख लिया, बस छोड़ दिया। हाँ। और इससे नंबर इंप्रूव हो ही नहीं रहे थे मेरे। होंगे भी नहीं। फिर आपने बताया कि मॉक टेस्ट देना बहादुरी नहीं है, मॉक टेस्ट एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ। फिर मैंने जब एनालाइज किया मुझे पता चला कि ये पॉइंट वीक है और उसमें मैंने काम किया। फिर डे बाय डे मैं इम्प्रूव होता गया और मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता गया। उसके बाद सर मैंने जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम दिए सारे क्लियर हुए। इंडियन एयरफोर्स दिया वो क्लियर हुआ, इंडियन नेवी दिया वो क्लियर हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड दिया वो क्लियर हो गया। फाइनली मैं सेलेक्टेड हूँ इंडियन एयरफोर्स में। भाई वाह, वेरी गुड। ऐसा हो ही जाता है कि अक्सर जब हमारा एक लेवल बन जाता है तो एग्जाम फिर ऐसे निकलते चले जाते हैं, है ना। हाँ, फिर वीक पॉइंट मालूम चल जाता है। अच्छा, जैसे भाई ने कही ना ये बात, पता है मैं इसलिए कहता हूँ इस चीज़ को कि मॉक टेस्ट देना बहादुरी नहीं है, उसका एनालिसिस करना बहादुरी है, क्योंकि एनालिसिस से बच्चे बचते हैं। मॉक टेस्ट में क्या अच्छे नंबर आ गए तो खुश हो गए, और बेकार नंबर आ गए अरे छोड़ो यार, फिर ये और डाउन करके साइड में रख दो। जिस सब्जेक्ट जिस टॉपिक में नंबर अच्छे आ गए हाँ। उसमें बच्चे का इंटरेस्ट बन जाता है हाँ। और वो उसी को ज्यादा टाइम देता है। ये नहीं करना चाहिए। जिसमें कम नंबर आ रहे हैं उसमें टाइम दे, और टाइम देने के बाद वो टॉपिक वो सब्जेक्ट अपने आप तुम्हारा होता जाएगा। बहुत बढ़िया, ये मतलब एक जेन्युइन। हाँ प्लीज। सर कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लगातार मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, वो फिर भी ये सोचते हैं शायद अगले में अच्छे आ जाएं। लेकिन सर मेरा मानना ये है, स्टार्टिंग में आप 2-3 मॉक टेस्ट लगा लो, उसमें आपको अपना लेवल पता चल जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। बिल्कुल ठीक बात। फिर आप उन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, और फिर उसके बाद में यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं आपकी। हाँ। हम उनको देख के अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है ये। और मतलब आपने जो ये बात कही है ना, ये बड़ी अच्छी है कि केवल ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करके छोड़ दिया। अच्छा, बच्चे ये भी करते हैं कि जैसे बैच शुरू हुआ 10 दिन बाद वो मॉक टेस्ट लगाएंगे। अरे भाई, जब बैच ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो नंबर कहाँ से इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये होना ही चाहिए कि 2-4 मॉक टेस्ट लगाओ, अपना लेवल देखो, और उसके बाद में सारी अपनी कमियों को सुधारने के बाद ही मॉक टेस्ट लगाओ। हाँ, क्या कहेंगे सर? मॉक टेस्ट में जैसे ये होता है कि एक सीरीज है, एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे जो नंबर है वो हाँ। बिल्कुल सेम होने लग जाते हैं। हाँ। एक बार मतलब अगर हम एज्यूम करते हैं कि 100 मार्क्स का कोई एग्जाम है, मॉक टेस्ट हमारा, हाँ। तो अगर 80 पे नंबर क्रॉस हो रहा है हमारा,
तो एक टाइम ऐसा आता है कि नंबर 80 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, सैचुरेट हो तो गए। हाँ सैचुरेट हो गए हैं, और उस टाइम बंदा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में तो मज़ा आता है कि जैसे 50 से 80 आ गए, 50 से हाँ। 80 में जो मज़ा आता है ना वो तो अलग है, हाँ, लेकिन 80 से 99 100 तक ले जाने में ना सर वो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। हो गई। तो उस टाइम फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करते हुए और अपने उस पे ही फोकस रखना, क्योंकि कुछ पहले होते हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म इससे नंबर ही नहीं आ रहे, फिर वो इजी मॉक की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं कि हम इजी मॉक टेस्ट दे लेते हैं, हमारे 100 में से 90 आ जाते हैं। प्लीज यार गलती वो मत करना। हाँ, ये मेरा सजेशन है अपकमिंग जनरेशन को जो एग्जाम देगी। बिल्कुल सही बात है ये। ऐसा इसलिए भी होता है ना कि क्योंकि मान के चलो 50 में 100 में से जैसे 80 क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में 80 क्वेश्चन करने लायक हैं, जिसकी तैयारी नहीं है चलो वो 50 कर देगा, तो 30 क्वेश्चन का उसके पास गैप है कि अपनी कमियों को सुधार के वो कर देगा। अब उसने सारी कमियां भी सुधार ली। उस एग्जाम में 100 क्वेश्चन तो ठीक है ऐसे थे जो 80 करने वाले थे, लेकिन बाकी के 4 या 5 उनके लिए थे जिनकी तैयारी वाकई में बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे कंसेप्ट उन क्वेश्चन में अटके हुए थे। तो बच्चा जब 80 से ऊपर तो वही जा पाएगा ना कि जिसके कंसेप्ट उस लेवल के क्लियर होंगे, उस लेवल के गहरे कंसेप्ट होंगे। और चलिए लाइक हाँ 80 से 100 जाने के लिए एक और सजेशन है, ये मेरे को मेरे एक ब्रदर ने दी थी जब मैं हाँ। लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। हाँ जैसे हम लैपटॉप में क्वेश्चंस मॉक टेस्ट देते हैं, हाँ तो हम क्या करते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे लेके आज के नंबर नहीं एनालाइज करके छोड़ दिया। हाँ लेकिन आप ये काम और कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस आपके बने नहीं है, जिन क्वेश्चंस में मिस्टेक है, हाँ। उसको एक सेपरेट नोटबुक बना लो, वेरी गुड। उसमें वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। हाँ मुझे एक ब्रदर ने एडवाइस दी थी कि क्योंकि और उस नोटबुक को आप डेली मॉर्निंग में या तो रात को सोते समय हाँ वो एक बार और देख लो, तो वो आप 80 से 100 और जल्दी पहुंच जाओगे। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है ऐसी नोटबुक तो खजाना बन जाती है। यस सर। वो नोटबुक जिनमें हमारे वो क्वेश्चंस लिखे हों जो हमसे नहीं आते हैं, तो वो तो हमारे लिए एक खजाना हो गया, उसको तो बाद में रिवाइज करके जाओ। हाँ क्या कहेंगे आप प्लीज? सर तैयारी करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है एग्जाम देने का तरीका। अच्छा पहले मैं एग्जाम देने के तरीके में बहुत गलतियां करता था। मैं जैसे स्टार्टिंग से करना शुरू करता था, जो सवाल आ रहे हैं उसे इमीडिएटली सॉल्व करके हाँ और करना स्टार्ट कर देता था। हाँ फिर मैंने आपकी एक वीडियो देखी, हाँ उसमें आपने कहा कि सवाल 3 तरीके के रहेंगे। एक सवाल रहेगा जो देखते ही हो जाएगा, वो आपको इमीडिएटली कर देना है। बिल्कुल एक सवाल ऐसा रहेगा कि देखोगे 10 आपको पता है ये 15 सेकंड का सवाल है, हाँ आप इमीडिएटली सॉल्व कर लो। हम्म, फिर तीसरा सवाल ऐसा होगा जो पता है आपको कि मेरे को आता है लेकिन ये टाइम टेकिंग टाइम है, लेगा। इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे इसको। और एक फिफ्थ ऑप्शन होता है ना मार्क फॉर रिव्यू, उसमें हाँ क्लिक करके छोड़ दो। बिल्कुल फिर ठीक लास्ट बात में है। जो टाइम बचता है आराम से सॉल्व हो जाते हैं सारे। हाँ ऐसा पता है मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो शुरू के 5 क्वेश्चनों को करने लग गए, वो उनको मुश्किल लग रहे हैं, तो उन्हीं में वो उलझ के रह जाएंगे। और एग्जाम में तो है ही, शुरू के 3 क्वेश्चन ना हो तो मेंटल प्रेशर ऐसा हो जाता है, हाँ सर, यस फिर सर, आपसे छोटी छोटी चीजें भी मुश्किल लगने लग यस जाएंगी। सर, एग्जाम में मेरे हिसाब से सारा खेल प्रेशर हैंडलिंग का है। अगर प्रेशर आपकी हैंडलिंग। तैयारी अच्छी है, एक बार तुम प्रेशर में आ जाओ, देखो फिर 9 में 7 की गुणा करके भी 62 कहोगे। और मजे की बात है फिर उसको जब चेक करोगे ना तो 9 में 7 की गुणा 62 याद आएगी। मेरा मैथ में एक क्वेश्चन ऐसा अटका था, लाइक वो था प्रॉफिट लॉस का, हम्म तो उसमें फॉर्मूला तो ठीक लगा रखा था, लास्ट में डेसिमल की वैल्यू नहीं आ रही थी। हम्म मैंने उस क्वेश्चन पे 2 to 3 मिनट्स अराउंड वेस्ट कर दिए, फिर भी उसका आंसर नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा अगर अब मैंने टाइम वेस्ट कर दिया तो अब तो पेपर जाएगा नीचे, हाँ तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को साइड रखते हैं, बाद में देखेंगे। तो हाँ फिर मैंने लास्ट में क्वेश्चन सोल्व करा तो भी उसका आंसर गलत आया, लेकिन फिर मैंने उस पर थोड़ा अप्रोक्स आंसर टिक कर दिया, हाँ तो वो क्वेश्चन बाद में आई गेस ठीक ही था मेरा। हाँ ठीक है। देखो बाद में तो वो ठीक हो ना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन ठीक हो सकते थे एटलीस्ट उनका उसका समय तो टाइम ना बच खाए गया, वो। राइट राइट। ये तो बिल्कुल गहरी बात है कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो बच्चों पता है ये सभी ना वो हैं जो ना केवल ऐसा है कि बस सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, बल्कि ये वो हैं जिन्होंने उन सब चीज़ों से परे जो समस्याएं आती हैं उनके समाधान भी खोजे हैं। ये आपको यहाँ मिलेगा केवल। क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, बस जब शुरुआत में तैयारी कर रहे हैं तो बस प्रीवियस ईयर रट जाएं तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में जाते हैं हवा भी नहीं लगती। फिर पता तो चलता है यार मॉक टेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस ये भी कोई चीज़ होती है, चलो उन्हें भी कर जाएं। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स तो रह ही जाती है ना ऐसी, जो आप लोग बता रहे हैं कि भाई मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या है। बहुत बढ़िया। अच्छा और कुछ बताइए ऐसी जो आपके सामने समस्याएं आई हों, उनको आपने कैसे हैंडल किया हो, कोई बताएंगे? प्रिपरेशन के टाइम लाइक बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स भी आती है, हाँ क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो प्रिपेयर के टाइम फैमिली प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करो, हाँ क्योंकि यार यू हैव ओनली 2 to 3 years वेरी गुड। टू प्रिपेयर योरसेल्फ। उसके बाद आप उस फैमिली प्रॉब्लम में अपने आप इंगेज हो जाओगे। अगर आप अभी इंगेज नहीं हो रहे तो बाद में इनडायरेक्टली आपको होना ही पड़ेगा। होना पड़ेगा तो अगर आप जिम्मेदार हैं तो। हाँ अभी आप कैपेबल हो, फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, तो उस फैमिली प्रॉब्लम को थोड़ा बाइफॉरगेट करके उनको साइड रखो और अपनी प्रिपरेशंस पे ही ध्यान दो, जितना हो बिल्कुल सके सही बात फैमिली है। प्रॉब्लम से दूर रहो। पेरेंट्स को भी ट्राई करना चाहिए कि बच्चा जब प्रिपरेशन कर रहा है एटलीस्ट 2-3 साल तक तो उसको ये फैमिली के प्रॉब्लम्स से दूर रखें। थोड़ा दूर रखा जाए। थोड़ा दूर रखा जाए। हम ज़्यादा तो दूर नहीं रख सकते क्योंकि फैमिली का पार्ट वो भी है, सही बात है वो लेकिन सोचेगा। थोड़ा सा ट्राई तो करना चाहिए पेरेंट्स को। हाँ बिल्कुल ठीक बात है।
सर मेरी प्रिपरेशन काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रही थी अच्छा। क्योंकि मैंने एनडीए के लिए तैयार किया था। वेरी गुड। तो सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला था रिटर्न। हाँ। तो सर मैं रात को लेट पढ़ती थी, मुझसे हाँ। सुबह नहीं जगा जाता था, तो मैं रात को लेट तक पढ़ती थी। ओके। तो घर वाले ये बोलते थे कि तू कर क्या रही है, तेरा रिटर्न क्लियर हो नहीं रहा है, कोई भी एग्जाम निकल नहीं रहा है, पढ़ती जा रही है, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अपने गांव में ये कुछ थे, मतलब होते हैं मेंटल डिस्टर्ब। हाँ, वो तो ये बोलते थे वहाँ गांव में तो ज्यादा पढ़ने को ये बोल जाते हैं, तू पगला जाएगा। हाँ, ये कहते हैं कि तू पागल हो जाएगी, तेरा हाँ। नंबर कुछ आने नहीं वाला और बस हाँ। तू पढ़ती रह जाएगी। हाँ। तो सर उस टाइम पे रोना भी आता था। सर मैं इमोशनली काफी वीक थी उस टाइम पे, हाँ। सबके सामने रो नहीं सकते थे। हम्म। तो सर मैं बाथरूम में जाके बहुत रोई हूँ। तो गुड़िया आप तो बड़े स्ट्रांग हो इमोशनली, अगर सबके सामने नहीं रो सकते हो। अरे नहीं सर, अब नहीं रो सकती। नहीं, ये इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, फिर आप सबके सामने नहीं रो रहे हो तो। हाँ सर, अब यहाँ के सर अपने आप को संभालना सीख लिया, लेकिन उस टाइम में सर काफी रोई हूँ मैं, संभाला है खुद को, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ कुछ ना कुछ टूटने वाली फेजेस आती हैं ही, है ना। मतलब कोई किसी एंगल से परेशान रहा है, कोई किसी एंगल से परेशान रहा है। ऐसा नहीं होता है एक बार में कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती चली जाएं। तो गुड़िया ने अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग किया। किसी को कोई प्रॉब्लम्स लगी होंगी, जैसे आपको कहीं ना कहीं लगा कि यार फैमिली प्रॉब्लम से मेरे को दूर रहना था, ये कहीं ना कहीं अपने खुद के एक्सपीरियंस ही तो हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा पास्ट में क्या मार्क है क्या नहीं। जैसे कि 10th 12th में हमारे बहुत जन को ऐसे देखा हूँ जिसके मार्क सही से नहीं आते हैं कुछ रीजन से, 10वीं और 12वीं क्लास में। हाँ। हाँ बिल्कुल। तो आगे चल के ये हो जाता है कि उनका अंदर कॉन्फिडेंस जो रहता है वो हाँ। धीरे धीरे गिरते चले जाता है। जैसे कि बहुत लोग एयरफोर्स एग्जाम ही नहीं देते हैं हाँ। कि ये मेरे लेवल का बाहर का जॉब हो क्योंकि जा रहा मेरी है। तो 10वीं 12वीं में 10वीं सेकंड 12वीं डिवीजन आई में है। तो मार्क नहीं है। हाँ। जैसे कि मेरे भी खुद सेकंड डिवीजन आए थे और कौन सी क्लास में? 58% 12th में। अच्छा, 58% है बस। हाँ हाँ। अरे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना पास्ट नहीं देखें, क्योंकि फ्यूचर अगर बनाना है तो पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बढ़िया। प्रेजेंट पे आप जितना अपने ऊपर वर्क करोगे, जितना अपने आप मेहनत करोगे, वही आगे चल के आपका फ्यूचर बनाएगा। बढ़िया। और एक बात, अभी जैसे कि हम लोग को देख के कितना जन बोल रहे होंगे कि ये इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, तो मेरा कहना ये है कि इंस्पिरेशन या मोटिवेशन हम नहीं है। अगर आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन चाहिए तो अपना फैमिली देखो, माता पिता का चेहरा देखो, क्योंकि उन्हें देख के जितना मोटिवेट आप हो जाओगे और जितना डिसिप्लिन तरीका से आप पढ़ाई करने लगोगे, वो हमें देख के, ये हमारी बात सुन के नहीं, हमें सुनोगे कुछ देर के लिए मोटिवेशन रहेगा, लेकिन माता पिता के बारे में सोचोगे, फैमिली का बैकग्राउंड सोचोगे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ देर का मोटिवेशन ही रहेगा। हाँ। ये कंफर्म है कि आप जरूर कुछ कर लोगे। और एक बात, जैसे कि सब बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट में मैंने भी देखा है कि काफ़ी ये होता है कि जो सब्जेक्ट में मार्क कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। और ऐसा भी है कि जिस सब्जेक्ट का जो आसान भी रहे, जैसे कि मैथ रीजनिंग को मैंने देखा है कि इतना आसान भी है तो भी उसको बहुत जन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा वेटेज नहीं है जैसे मैथ का। तो अगर आपको मतलब सिलेक्शन तो हो सकता है बिना मैथ का भी, लेकिन अगर आपको रैंकर्स बनना है तो ऐसे सब्जेक्ट पर फोकस करो जो कंफर्म है कि मार्क आएंगे। हाँ। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मार्क आपके नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार सीख लेते हो तो पैटर्न सिर्फ इसमें बदलते हैं, नंबर्स बदलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। Yes. अच्छा, एक बार ना आप सभी लोग मेरे को मार्क्स और बताइए कि आपके जैसे वाई में है तो कितने मार्क्स हैं, एक्स में है तो कितने मार्क्स हैं। एक बार आप तो सारे में बता दीजिए। मेडिकल असिस्टेंट में कितने मार्क्स है आपके टोटल? सर ओपन भर्ती था, उसमें मार्क नहीं मालूम चला। अच्छा, लगभग अप्रॉक्स कुछ पता लगा हो? 40 प्लस होंगे। 40 प्लस होंगे। वाई ग्रुप में कितने मार्क्स थे? 40 या 35 प्लस। वाई ग्रुप में सर मेरे 43 थे। 43? 42.96। 42.96। अगर एनसीसी भी है ना किसी के पास, वो भी इंक्लूड कर देना। जो एनसीसी जोड़ के थे सर। एनसीसी जोड़ के 43 के आसपास है। हाँ। ओके, एक्स ग्रुप में कितने मार्क्स थे? एक्स ग्रुप में 34 मार्क्स थे। वेरी गुड। आप बताइए एक बार अपने मार्क्स। 34.3 कुछ। 34.3। मेरे 39.75 समथिंग एनसीसी जोड़ के थे। Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके मार्क्स? सर मेरे मार्क्स अराउंड 50 के अकॉर्डिंग थे मेरे मार्क्स। 50 के अप्रॉक्स थे। 50 प्लस थे 50 प्लस एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप में सर। वेरी गुड। अच्छा, हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे एक्स ग्रुप में? सर मेरी इंग्लिश अच्छी थी तो मेरे उसमें 18.5 मार्क्स थे। वेरी गुड। सर मेरी फिजिक्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, हाँ। तो सर उसमें मेरे मार्क्स कम थे, उसमें 13 मार्क्स थे मेरे। 13 मार्क्स एयरफोर्स की फिजिक्स में होना सच में बड़ी बात है। ये कम मार्क्स नहीं है। 13 मार्क्स, इतने में 2 पास हो जाते हैं एक्स ग्रुप में, क्योंकि एक्स ग्रुप में इंग्लिश जो है वो किंग है सब्जेक्टों की, और फिजिक्स जो है वो विलन है। हाँ, वो सबको रोक रही होती है। वहाँ तो बच्चा बस ये सोचता है कि भाई मैं बस पास हो जाऊँ। 13 मार्क्स तो बहुत अच्छे। हाँ, इंग्लिश किंग है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और मैथ्स में कितने मार्क्स थे? मैथ्स में सर मेरे 15 थे। 15 मार्क्स, Yes, बहुत sir. अच्छा स्कोर है। वेरी गुड। आप बताइए। सर मेरे ओवरऑल 53 मार्क्स हैं। एक्स ग्रुप?
IX ग्रुप। वेरी गुड, फिजिक्स में मेरे 15 आए हैं वेरी गुड। और इसमें मैथ्स में मैथ्स में मेरे 22 आए हैं। 22 हैं, हाँ 25 में से। हाँ। और भाई वाह। इंग्लिश में इंग्लिश में मेरे 16 आए हैं। 16 आए हैं। यार मैथ्स का बताओ ना कि 25 में से सर मैं 22। बताता हूँ क्या हुआ ना, जैसे मेरा थर्ड शिफ्ट में पेपर था, मतलब हाँ। तीसरे दिन था। हम्म, तो मैं जैसे क्या विशाल सर थे ना, वो बच्चों से क्वेश्चन पूछ के बोर्ड पे सॉल्व करवाते थे। हाँ ये सवाल ये उन्होंने 3-4 सवाल करवाए थे सॉल्व, मैं वही करके मतलब पहले तो मेरी प्रैक्टिस थी, वो भी देख के गया था और सेम डिजिट वही आ गई थी, सेम डिजिट टू डिजिट वो कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे। अरे भाई मैंने 25 में से 22 क्वेश्चन करे थे, हाँ। एक भी गलत नहीं गए थे। बहुत 22 में से बढ़िया 22। यार, गजब एकदम। ये तो गजब की प्रैक्टिस रही होगी। फिजिक्स को कैसे तैयार किया? फिजिक्स बस सर आपसे ही करा था, कॉम्बो बैच से ही? कॉम्बो बैच से मैंने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नोट्स बना लिए, हाँ, फिर मैंने वो करा प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस, रिवीजन करता रहता था। रिवीजन। हाँ और बस बस। आप तो थे ही और गाड़ी में। देखो जो बच्चे हैं ना, उनको यही बड़ी चीज मुश्किल लगती है, जबकि मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ भाई, अगर कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस है, रिवीजन है और मॉक टेस्ट है, तो इससे आपका 15-16 नंबर आ जाएंगे, कह सकते हैं हम। और बच्चे पता है 15-16 नंबर पे ना, मैंने कहा था आपको, आपने मेरी क्लास ली होंगी तो मैं कहता था कि मुझे 25 में से ज्यादा नहीं चाहिए। मैं इतना ही बोलता हूँ कि आपके 12-13 पास होने के लिए, और 15-16 अगर तुम ले आए तो तुम भाई टॉपर बन जाओगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। मतलब बच्चे कहते हैं यार सर 25 में से तो कम नंबर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 20 नंबर लाने, 22 लाने। मैं कहता हूँ आप जितना पेपर में करके आओगे ना, अगर आपने सारी चीज़ों को शिद्दत से पढ़ा है तो भाई वो टॉपर आप ही हो फिर। और आप देख रहे हैं भाई टॉपर आपके बीच में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और किसी के पास कोई पॉइंट्स हो बच्चों को कुछ शेयर करने के लिए, बताने के लिए? यस सर। यस सर। सर मैं क्योंकि विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ सर, बिल्कुल। वहाँ पे लड़कियों की हालत बहुत खराब है। कैसे? सर जो फैमिली है वो सपोर्ट नहीं करती अपनी लड़कियों को। सर मैंने देखा अपने गांव में 2 लड़कियों की शादी हुई है 13 साल की। ओहो। और सर उनके हस्बैंड की एक की एज थी 34। सर मतलब काफ़ी गलत किया। लेकिन सर मैं अपने जो गांव के पेरेंट्स हैं सर, मैं उनसे को बोलना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को, चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, आप सभी को सपोर्ट करो। क्योंकि पता लड़कियां कोई भी गलती कर देती हैं, गलती का रिजल्ट क्या निकालते हैं, गलती कर दी शादी कर दो। सर बच्चे हैं, कम उम्र है, गलती सभी करेंगे। ठीक बात है। उस गलती में उनको समझो, क्योंकि सर उनकी कम एज है, उनको समझो कि उन्होंने गलती क्यों की है, उनका साथ दो। पढ़ाई सर सबका अलग अलग फील्ड होता है, उनमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ पे सर नहीं करते हैं वो। तो सर ये सच में मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है सभी से कि प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करो, खासकर लड़कियों को बहुत सपोर्ट करो। सभी के अंदर टैलेंट है लेकिन सब पहचान नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं, गुड़िया ने जो बात कही है ये 100% सही है। और ये तो बिल्कुल ऐसी बात है ना कि जैसे मान लो कोई बच्चा फेल हो गया, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि उसको तैयारी हटवा देते हैं उसकी? तो ये तो ऐसी बात हो गई ना कि अगर मान लो किसी बच्चे से कोई गलती हो गई तो उसकी शादी कर दो। भाई अगर ऐसा कर सकते हो कि बच्चा एक बार में फेल हो जाए और उसको फिर तैयारी से ही छुड़वा दो, तो ऐसी चीज़ हो गई। और गुड़िया ने जो बात कही ना, मतलब वाकई में ये दिल को छू जाने वाली बात है। और सभी को इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेशन बनानी चाहिए कि हाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जैसे बताया ना गुड़िया ने कि भाई देखो, अगर गलती कर रहे हैं तो वो उस मोमेंट की है। हो सकता है कि आप उन्हें अगर समझा दें, एक गाइडेंस दे दें, तो वो गुड़िया रैंक 1 भी ला सकती है ना? यूपी में रैंक 1 भी तो आ सकती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार आपने भी गलती की है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, कहीं ना कहीं मुझसे भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने एक बार गलती कर दी तो फिर उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए। हो सकता है एक दिन वो बच्चा किसी स्टेट में रैंक 1 ला रहा हो और आपका नाम रोशन कर रहा हो। बिल्कुल ऐसा जरूर हो सकता है। और कुछ किसी के पॉइंट्स हो? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से सारा सब कुछ कवर हो गया, कैसे तैयारी की, कैसे इमोशनल बैलेंस करना है अपने आप को, कैसे स्टेबल बनाना है, क्या समस्याएं आती हैं। फेज 2 की तैयारी कैसे की? फेज 2 के लिए सर मैंने जीडी और एसआरटी के लिए आरडब्ल्यूएस पे ही आरडब्ल्यू की वीडियो ही देखे, जैसे कि बहुत सारे मैराथन आ रहे थे शाम सर के। हाँ। और बहुत सारे जो कि जिसमें आपको पूरा मेडिकल असिस्टेंट के लिए तो वो फ्री सीरीज चली थी ना? हाँ, मेडिकल असिस्टेंट से पहले उसके लिए भी पहले से जो प्लेलिस्ट थे। फ्री वाली या पेड वाली? फ्री वाली सीरीज। हाँ। वेरी गुड। कि बात यह है कि उसमें आपको देखो फेज 2 में आपको क्या चेक किया जाता है, आपका माइंडसेट। कि आप किस माइंडसेट के हैं, आपका माइंड डेवलप रहना चाहिए, लाइक थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर। वेरी गुड। यही आपको ऑफिसर आपको यही चेक करेगा, यही जज करेगा। उसमें एसआरटी में ऐसे ऐसे सिचुएशन दिए जाएंगे कि उस सिचुएशन पे आप क्या करोगे, या फिर आपके जगह कोई ऑफिसर रहता है तो क्या करता है। और यही सीखने के लिए हमने जैसे आरडब्ल्यू पे सर के वीडियो देख रहे थे, तो वह आपको थिंकिंग इतना डेवलप कर देंगे
कि आप समझ जाएंगे कि यह सिचुएशन पर मैं नहीं, अगर कोई ऑफिसर रहेगा तो वो क्या करेगा, वो कैसे रिएक्ट किसे करेगा? बचाएगा, किसे मतलब क्या क्या डिसीजन लेगा वो? क्या डिसीजन लेगा। हाँ, सिचुएशन Yes. के अकॉर्डिंग। और ग्रुप डिस्कशन के लिए भी वह जैसे सब समझा देंगे कि बॉडी का पोस्चर कैसे रखना है, और क्या मतलब किसे देखना है किसे नहीं देखना है, कितना बात बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। जैसे कि हमारे यहाँ ग्रुप डिस्कशन के समय एक लड़का था, वो बहुत बोल रहा था, हालांकि वो पास तो हो गया लेकिन सर ने उसे सुना दिया। हाँ, तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ से आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये भी मालूम रहेगा कि कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। ओके। जैसे कि सर ने उसे बोला कि ये ग्रुप डिस्कशन है ना कि डिबेट। हाँ, हाँ, इसका मतलब ये था कि हर किसी का बात नहीं काटना है, सबको मिल के एक पॉइंट पे आना है। हाँ, सबको Yes. अपनी बात पे रखना है। सबको मतलब ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि आप ये बोल रहे थे इसका भी बात काटो उसका भी बात काटो, उससे सहमत होना है या फिर हाँ। उसको सहमत कराना है। ओके, Yes. ओके, बहुत बढ़िया पॉइंट Thank you, बताया sir. आपने। आप प्लीज बताओ ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कैसे की, कैसा रहा? सर जीडी फेज 2 की प्रिपरेशंस मैंने आरडब्ल्यू ऑफलाइन से ही करी थी Very यहाँ good. पे नोएडा में आके। एंड जीडी में 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट फिजिकल, हाँ, उसके बाद देन एसआरटी हाँ। एंड देन हमारा जीडी। हाँ, तो फिजिकल तो ऑलमोस्ट सब कर लेते हैं। हाँ। जो मेन दिक्कत आती है, जो इस बार भी मोस्ट प्रॉब्लम दिक्कत आई है, हम्म, वो एसआरटी में बच्चे बाहर हुए हैं। उसकी जो मैंने मेन प्रॉब्लम ऑब्जर्व करी थी वहाँ सेंटर में रह के भी, लाइक ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स जो ऑर्डर देते हैं, हाँ, बच्चे उनसे ज़्यादा तेज चलने की कोशिश करते हैं, लाइक कि हम कर लेंगे, हमें सब कुछ आता है। हाँ, तो आपको वहाँ पे एसआरटी के जो एक फॉर्म होता है, वहाँ पे ये गलती नहीं करनी, क्योंकि जो एसआरटी का फॉर्म चेक होता है वो हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम से चेक होता है, वो OMR शीट होती है। सो कंप्यूटर गलती हमारी निगलेक्ट कर देता है, उससे हमारी शीट बाहर हो जाती है। तो लाइक वो अगर कमांडिंग ऑफिसर बोलते कि यहाँ पे आपको पेंसिल से भरना है, तो यू आर सपोज टू फिल दैट कॉलम विद द पेंसिल, ओके, नॉट विद द पेन। हाँ, सो अगर आप ये गलती मिस्टेक करते हो तो कंप्यूटर निगलेक्ट कर देगा। उसके बाद एसआरटी के बाद हमारा आता है फिर जीडी का राउंड। हाँ, सो जीडी में एक तो जो सैम सर ने हमें बात बताई थी, सिटिंग पोस्चर एंड सेटिंग। सेकंड, आपको फर्स्ट इनिशिएटिव लेना है। अगर आपको जीडी के बारे में नॉलेज है, टॉपिक के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो ट्राई टू टेक फर्स्ट इनिशिएटिव, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, सेकंड, ओवर पार्टिसिपेट नहीं करना, लाइक ओवर स्मार्ट नहीं बनना, क्योंकि कई बार ऐसा ग्रुप होता है कि कुछ को नहीं आता, कुछ को नहीं आता। बाय लक मेरे साथ एसएसबी वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, तो हमारा ग्रुप अच्छा था। तो लाइक जेंटलमैन्स की तरह ऑल ऑफ देम आर स्टार्टिंग विद द जेंटलमैन्स, पार्टिसिपेटिंग इक्वली। सो ओवर पार्टिसिपेट नहीं करना वहाँ पे। उसके बाद रिटन में मेरे हिसाब से RWA ही ने ऐसी गाइडेंस दी थी कि इतना ही लिखना है। बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स के बच्चे मुझे वहाँ पे नहीं थे, उन्होंने ओवर लिख रखा था। ओवर का कोई फायदा ही नहीं है। सो लिमिट में लिखो, जो लिखो अच्छा लिखो, बिल्कुल। इसके बाद आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने तो सारा सब कुछ ही बता दिया, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई। बताइए आप फेज 2 का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे तैयारी की? यस सर, मैं फेज 2 के लिए यहीं RW आई थी, Very good. सेकंड बैच में। ऑफलाइन बैच? यस सर, वेरी गुड, 1 जून को। वेरी गुड। सर यहाँ पे पहला तो फेज था हमारा फिजिकल का। फिजिकल? सर फिजिकल में रिंकी मैम ने हमको बहुत डांटा है। हाँ। हम सब परेशान होकर नीचे लेट जाते थे ग्राउंड पे, लेकिन रिंकी मैम थी डंडा लेके आती थी और वो हमको भगाती थी और सर उसने हमको बहुत ही हेल्प किया है, क्योंकि हाँ। दौड़ना ना मैंने वहीं से सीखा, उससे पहले मैं रनिंग नहीं की थी मैंने। अच्छा अच्छा, तो सर उसकी वजह से तो मेरा फिजिकल क्लियर हो गया। वेरी गुड। देन कम्स टू एसआरटी। एसआरटी? सर एसआरटी में हमसे पहले ना लड़कों का बैच हो चुका था, ओके, मतलब उनका ना फेज 2 हो चुका था। ओके, तो हमको सैमसंग ने बता दिया था कि कैसा मतलब पैटर्न चल रहा है एसआरटी में। हाँ, सर क्वेश्चन ऐसा था कि उसके ना ऑप्शन थे ना काफी इक्वल थे, हाँ, ना सभी को ऐसा लगता था कि सभी सही है आंसर उनके। हाँ, तो उनमें से ना किसी एक को चूज करना काफी मुश्किल हो जाता था। हम्म, तो खुद को उस सिचुएशन में रख के कि हम उसमें क्या करते, फर्स्ट good. हमारा ऑप्शन क्या होता, हाँ, उस पे उस पे टिक करना था। ओके। तो सर उसकी वजह से मेरा एसआरटी भी हो गया था। देन कम्स टू सर जीडी। सर जीडी में मेरी सर आवाज बहुत तेज थी हाँ, हाँ, और सर मैं जल्दी जल्दी बोलती थी। ऐसा था कि सर मेरी फैमिली से अलग ना मेरी बात को समझ भी नहीं पाता था। अच्छा। सर मेरी सर वो ना बचपन से सर ये डिफेक्ट था हाँ, बोलने का। तो सर इसमें सर ने तो मुझे हेल्प किया ही है, उन्होंने बताया मुझे। हाँ, इससे अलग में भी मैंने जो कुछ ट्राई किया है मैंने, हाँ, हाँ, वो सर रिकॉर्डिंग करना। ओके। मैं रिकॉर्डिंग करती थी, मैंने कम से कम 150-200 रिकॉर्डिंग कर ली। अच्छा, अब तक। फोन में? यस सर, फोन हाँ। में रिकॉर्ड किया, खुद सुना, वीडियो रिकॉर्ड किया, ऑडियो रिकॉर्ड किया। उसकी वजह से सर अब थोड़ा बहुत तो सही हुआ है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, हम समझ रहे हैं, सभी समझ रहे हैं और सभी बच्चे भी समझ जाएंगे। हाँ सर, अगर ऐसा है कि पहले कोई नहीं समझ सकता तो मैं कहूंगा कि आपने तो 99% ही चेंज कर लिया। सर मुझसे बोला भी था एक भैया ने हाँ। कि साक्षी का आगे का सेंटेंस समझ में आता है, पीछे क्या बोल जाती है हमें समझ में नहीं आता। उन्होंने ये तक बोला नहीं, था। अब तो आपने पूरा एकदम उसको ट्रांसफॉर्म ही कर लिया। हाँ। चलिए,
तो ग्रुप डिस्कशन की तैयारी से यहाँ आकर आपको ना केवल ये फायदा हुआ कि फेज 2 क्लियर हुआ, बल्कि ये भी हुआ कि अब सब बातें सर समझ सकते पर्सनली हैं। मुझे काफी हेल्पफुल हुआ ये बहुत चीज़। बढ़िया, नहीं आपने अपने ऊपर एफर्ट लगाए, उसकी वजह से ऐसा और सर पॉसिबल हुआ। इंग्लिश के लिए सर, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल। जीडी में इंग्लिश बोलना पड़ता है। बिल्कुल। तो सर हमें कुछ टॉपिक देते थे, हाँ तो सर हम उसका काफी जगह यूज करते, जैसे चैट जीपीटी पे कर लिया, हाँ। अपने पॉइंट्स रख लिए, हाँ उनको लिख लिया, उनको याद कर लिया। हाँ। उनसे अलग भी ना मैं सर यूज करती थी बुक पढ़ना। वेरी गुड। मैं बुक पढ़ती थी, पॉडकास्ट देखती थी इंग्लिश में। ओके, सर उसकी वजह से मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है। बहुत बढ़िया। वो तो आपने बताया कि इंग्लिश पहले से भी थोड़ी आपकी अच्छी थी और जी बोलने सर। वाली इन सब चीज़ों से अच्छी हो गई। तो ये बिल्कुल ना आपको ना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिल रहे हैं भाई। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने उनका सॉल्यूशन किया है और रैंक 1 तक पहुंचे हैं। तो आप बिल्कुल इन सॉल्यूशंस को फॉलो कर सकते हैं। आप बताइए प्लीज़, कैसे आपने तैयार किया फेज 2 के मैंने लिए? सर फेज 2 के लिए ऑफलाइन यहाँ ज्वाइन किया था, ओके। ठीक है, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस भी था। हाँ तो अब आप ये समझिए कि अदर इंस्टीट्यूट या कहीं भी बाहर जाते हैं तो हाँ। 200 सिर्फ मेडिकल चेकअप के लिए ले लेते हैं। ओके। 2000 लेते हैं। 2000 1000 या 2000 रहता है? 2000 हाँ। मेडिकल चेकअप के लिए लेते हैं। और यहाँ उतने में पीएफटी भी हो गया, जीडी भी हो गया, रिटर्न की तैयारी भी हो गई और फिर मेडिकल भी करवा दिया। मेडिकल भी हमारा उसमें इंक्लूडेड ही हाँ, था। मेडिकल भी आपके बैच की फीस शायद 1499 थी। नो सर 1000 टू 10,000 2000 10,000 only 2000। ओनली एंड 8,000 वो हमारी हॉस्टल के अलग से थी। ओके वो तो ओके। हमने personal हाँ में वो किया। 2000 था, उतने में आप कह रहे हैं 2000 था। वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने रिटर्न की तैयारी आरडब्ल्यू से नहीं करी है। हाँ। जो आरडब्ल्यू फैमिली के हैं उनके लिए तो 1500, हम लोगों के लिए 1500। उनके लिए डिस्काउंट था हाँ, क्योंकि आप कॉम्बो बैच से थे। हाँ, मैं कॉम्बो बैच से था तो मेरे लिए ओके ओके discount ओके। हो तो साथियों, ये आप सभी के लिए बिल्कुल व्यवहारिक पॉइंट आपके सामने आए जो सभी बच्चों ने बताए, और आप देख रहे होंगे कि मेरे हिसाब से वो सभी प्रॉब्लम्स इंक्लूड हो ही गई हैं जो आपके साथ आई हैं या हो सकता है आने वाली हों। तो इन सभी के साथ भी वो आई थी। अगर देखिए छोड़ के बैठ जाते तो शायद आज ये यहाँ ना बैठे होते, ना इनके बारे में कोई चर्चा कर रहा होता, ना इनकी रैंक 1 आ पाती। चूँकि इन्होंने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया और उन सभी के सॉल्यूशन खुद से ही निकाले, इसलिए आज ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उम्मीद है भाई आप सभी भी इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।